नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये इश्क ही तो है और इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। मैं तो सत्यनारायण की पूजा करवाने की सोच रही थी, लेकिन तेरी ना नुकर सुनकर इरादा बदल दिया। हाँ ठीक ही तो है मम्मी, क्या ज़रूरत है भीड़ इकट्ठा करने की। और मैं तो कह रही हूँ, मंदिर में कौन से अलग ईश्वर विराजते हैं? जो अपने घर के मंदिर में हैं, वही तो वहाँ भी हैं। तो हम यही माथा टेक लेते हैं ना? दीप्ति हंसते हुए बोली, बस यही बातें तेरी पसंद नहीं। जब भी पूजा पाठ की बात करो, बहाने शुरू कर देती है। अरे, अब घर गृहस्थी वाली हो गई है। यह सब भी उतना ही जरूरी है जितना खाना पीना। बेटा, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं हमारे साथ मंदिर चलने में? दीप्ति के मम्मी पापा पराग की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हुए बोले, नहीं मम्मी जी, मंदिर जाने में कैसी दिक्कत भला? अरे, यह तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में 2 पल ईश्वर के नाम के तो निकलने ही चाहिए। मैं तो इसे भी समझाता हूँ, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है। कहती है मन में भगवान होना चाहिए। पराग दीप्ति की तरफ देख शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, क्या करूं बेटा, शुरू से ही इसे पूजा पाठ में रुचि नहीं है। तुम ही इसे थोड़ा बहुत समझाया करो। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ और मुझे नहीं बदलना। आप दीजिए इन्हें ज्ञान, मैं चली सोने। कहते हुए दीप्ति अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती है। अकेली ही चली गई। माफ करना बेटा, इकलौती है ना, तो शुरू से ही थोड़ी जिद्दी रही है। वैसे दिल की बहुत अच्छी है। दीप्ति की मम्मी पराग के सामने दीप्ति की सफाई देते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, जिद्दी तो है, लेकिन आप वाली बात दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसकी बातों का बुरा नहीं मानता। पराग की बातों को सुन उसके मम्मी पापा को थोड़ी तसल्ली मिली। जाओ बेटा, तुम भी सो जाओ। पराग की मम्मी पापा उठते हुए बोले, मम्मी, मेरा कमरा कौन सा है? तुम्हारा कमरा? बेटा वो सामने। दीप्ति की मम्मी इशारा करते हुए बोली, वह वाला, लेकिन उसमें तो दीप्ति। हाँ तो बेटा। पराग कुछ सोचते हुए आगे नहीं बोला और चुपचाप उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया। देखा तो दीप्ति बेड पर बैठी अपना फोन चला रही थी। पराग को अपने कमरे में देखकर चौंकते हुए बोली, तुम तुम यहाँ इस समय क्या करने आए हो? जो तुम करने आई हो। पराग बेपरवाही से बोला, मतलब तुम इस कमरे में सोओगे? दीप्ति उसे घूरते हुए बोली। यह देख पराग हंसते हुए बोला, समझती सब हो तो पूछती क्यों हो? पागल हो गए हो क्या? हम दोनों एक कमरे में कैसे सो सकते हैं? दीप्ति अपनी आवाज को कुछ दबाते हुए बोली, पति पत्नी एक कमरे में नहीं सोएंगे तो क्या अलग अलग कमरों में सोएंगे? हम दोनों पति पत्नी नहीं। दीप्ति पराग की बात सुन गुस्से में उसे देखते हुए बोली, अब तुम्हारे मम्मी पापा की नज़रों में हम पति पत्नी हैं। उनका ही आदेश है कि हम दोनों इस कमरे में सोएं। अगर तुम्हें कुछ परेशानी है तो जाकर उनसे कहो। पराग आराम से सोफे पर पसरते हुए बोला, कहाँ किस मुसीबत में पड़ गई? सो आराम से सो, इसी कमरे में, लेकिन उसी सोफे पर। इधर आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। दीप्ति पराग की तरफ चद्दर व तकिया फेंकते हुए बोली, इतना अपमान? अपना पति बनाकर मेरा इतना अपमान करोगी तुम? ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या मांगा था भला तुमसे कि जब तक साथ हैं सभ्य पत्नी बनकर रहना? क्या ज्यादा मांग लिया था? हद है यार, कुछ तो मेरी इज्जत रखो। तुम्हारी खातिर इतना दूर तक चला आया हूँ और तुम हो कि मुझे इस सोफे पर रात भर सोने के लिए कह रही हो। बड़ी नाइंसाफी है ये तो। मेरी हाइट देखो और सोफे की लंबाई, कुछ तो सोचो। पराग मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर पराग, ये मेरी शराफत है कि तुम्हें इस कमरे में सोने दे रही हूँ, वरना वरना कोई बात नहीं। अगर तुमसे मेरी मौजूदगी यहाँ सहन नहीं होती तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी पापा के कमरे में जाकर सो जाता हूँ, और अगर उन्होंने मुझे कह पूछा तो कह दूंगा। पराग चादर उठाते हुए बोला,
उसको वहां से जाता देख दीप्ति उठकर उसके पास आई। उसके हाथ से चादर लेते हुए बोली, ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। चलो बेड पर सो जाओ, मैं सो जाती हूँ सोफे पर। अब तो खुश? दीप्ति वहीं सोफे पर बैठते हुए बोली, खुशी तो मुझे तब मिलती जब हम दोनों एक साथ उस बेड पर। पराग, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। दीप्ति अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, क्या यार, क्या हद से आगे बढ़ रहा हूँ? पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। डर्टी माइंड। मैं तो कह रहा था, चलो कोई बात नहीं। पराग द ग्रेट का दिल बहुत बड़ा है। 15 दिन इस सोफे पर भी तुम्हारी खातिर सोकर गुजारा कर लेगा। तुम सो आराम से बेड पर, हम तो सोफे पर भले। पराग सोफे पर दीप्ति के करीब बैठ उसे शरारत से देखते हुए बोला। उसे अपने पास बैठ इस तरह से खुद को घूरते देख दीप्ति को बहुत गुस्सा आया और वह वहां से उठकर चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई और लाइट बंद कर दी। अरे अरे, लाइट क्यों बंद कर दी? इतना अंधेरा, इरादा तो नेक है तुम्हारा। पराग, अपनी बेफिजूल की बातें बंद करो और चुपचाप सो जाओ। सो कैसे जाऊं? इतने अंधेरे में तो मुझे डर लगता है। लाइट जला दो प्लीज, पराग रिक्वेस्ट करते हुए बोला। लाइट जलाकर कौन सोता है भला? रोशनी में मुझे तो नींद नहीं आती, दीप्ति झल्लाते हुए बोली। दीप्ति, मेरी प्रॉब्लम समझो। एक तो अनजानी जगह और साथ में तुम्हारे जैसा डरावना प्राणी। समझ सकती हो ना तुम? ओ माय गॉड, ये मुझे पागल कर देगा। दीप्ति ने खिंचते हुए लाइट जला दी और फिर उसने खुद मुंह तक चादर ढक पराग की तरफ से मुंह फेर कर सो गई। मैं भी सो जाऊं क्या दीप्ति? मुझे नहीं पता, सो या भजन करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे सोने दो। दीप्ति अपने कानों को दोनों तरफ तकिया लगाते हुए बोली। ओके दीप्ति, वैसे एक बात कहूँ, मुझे यह तो पता था कि तुम बहुत सड़ियल हो, लेकिन इतनी सड़ियल यह नहीं पता था। अब पता चल गया या और कुछ पूछना बाकी है? तो अभी पूछ लो, और इसके बाद एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। दीप्ति गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली। ठीक है, कहते हुए पराग ने भी चादर तान ली। कुछ ही देर बाद पराग तो नींद के आगोश में चला गया, लेकिन दीप्ति को लाइट के कारण नींद नहीं आ रही थी। ना चाहते हुए भी उसने कनखियों से पराग की तरफ देखा। सोते हुए कितना मासूम लग रहा था यह शैतान लड़का। यह सोचकर वह मन ही मन मुस्कुरा उठी। सचमुच सोफा छोटा था पराग की हाइट को देखा जाए तो। पराग के पैर सोफे के बाहर लटक रहे थे और चादर तो कब की उतर कर नीचे गिर चुकी थी। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही थी। दीप्ति अपनी चादर सही करने लगी, फिर कुछ सोचकर वह उठी और पराग के पास गई। नीचे गिरी पराग की चादर उठा उसे उड़ाते हुए वह पराग पर थोड़ा झुक गई। उसकी बालों की लटों ने पराग के चेहरे को बादलों की तरह ढक लिया और उसकी सांसों की गर्माहट उसे मदहोश सा बना रही थी। चादर को सही करते हुए जैसे ही उसका हाथ उसके शरीर पर के पास गया, पराग ने करवट बदलते हुए नींद में ही उसके हाथ को पकड़ लिया। यह देख दीप्ति पसीना पसीना हो गई। उसने धीरे से उसके हाथ को एक तरफ रखा और जल्दी से वहां से अपने बेड पर आ गई। क्या हो गया है उसे? क्यों उसे इस पर इतना प्यार आ रहा है? प्यार? प्यार क्या सचमुच उसे पराग से प्यार हो गया है? नहीं नहीं, ये तो बस धोखे का दूसरा नाम प्यार ही तो है। सारी दुनिया यही तो कहती आई है, और वह खुद भी तो। फिर पराग से उसका क्या रिश्ता है? क्यों है? क्यों वह पराग पर विश्वास कर उसे यहाँ तक ले आई, और अभी एक कमरे में? जितना उससे दूर भागती है उतना उसके करीब ही तो रहना चाहती है। क्या उसे फिर से? नहीं, कभी नहीं। सोचते हुए कब दीप्ति की आंख लग गई उसे खुद भी पता न चला। ओ हेलो, उठे मिस दीप्ति, मंदिर चलने का समय हो गया है। क्या पीहू, सोने दे यार। छुट्टी के दिन भी तू इतना जल्दी क्यों उठ जाती है? चल सो जा। नींदों में ही दीप्ति पराग का हाथ पकड़ उसे बैठाते हुए बोली। आंखें खोलो मोहन प्यारे, मैं पीहू नहीं, तुम्हारा पति, तुम्हारा हायर किया हुआ पति पराग हूँ। पराग धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला। यह सुनते ही दीप्ति झट से उठ बैठी
और फिर उसके पकड़े हुए हाथ को एक झटके से छोड़ते हुए बोली, तुम? हाँ मैं, पराग द ग्रेट, तुम्हारा 15 दिन का पति। और कुछ? नींद खुल गई हो तो जरा जल्दी से नहा धो लो मिस दीप्ति। आपकी मम्मी कब से मंदिर चलने के लिए हम दोनों का इंतजार कर रही है। ये मम्मी भी ना, कहते हुए दीप्ति बेमन से उठ बाथरूम में चली गई और फिर जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल आई। यह क्या बेटा, मंदिर जा रही हो और तुम जींस टॉप? हाँ मम्मी जी, मैंने तो इसे कहा था मंदिर चल रही है, साड़ी या सूट पहन लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। पराग दीप्ति की मम्मी के सुर में सुर मिलाते हुए बोला, हाँ बेटा, देर तो हो ही रही है लेकिन कोई बात नहीं, कपड़े बदला, मंदिर में 4 लोग मिलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना? क्या मम्मी, अब मैं लोगों को देखूं या अपना कंफर्ट? कहते हुए दीप्ति अंदर चली गई। उसे पता था बहस करने का कोई फायदा नहीं है और थोड़ी ही देर में लाल रंग का सूट पहनकर वह बाहर निकल आई। लाल रंग के सूट में दीप्ति बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक पल तो पराग की नज़र उस पर ठहर सी गई। उसे अपनी तरफ ऐसे अपलक निहारते देख दीप्ति ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। चलो बेटा, टैक्सी आ गई। तीनों टैक्सी में बैठ मंदिर की ओर रवाना हो गए। मंदिर में पूजा के बाद पुजारी जी ने पराग व दीप्ति को प्रसाद के साथ साथ जोड़ी बनी रहने का आशीर्वाद भी दिया। साथ ही पराग को माता रानी की चुनरी और सिंदूर देते हुए बोला, बेटा इसे अपने हाथों से बिटिया को ओढ़ा दो और इसमें से थोड़ा सा सिंदूर बिटिया रानी की मांग में भर दो। अभी पंडित जी कुछ और कहते उससे पहले ही उन्हें किसी ने पूजा के लिए आवाज़ दे दी और वो चले गई। लेकिन पंडित जी की बात सुन पराग व दीप्ति का चेहरा देखने लायक था। दोनों ही हैरान परेशान थे। बेटा इतना सोच क्या रहे हो? मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही है। एक बार दीप्ति को जल्दी से माता रानी की चुनरी ओढ़ाकर थोड़ा सा सिंदूर उसके माथे पर लगा दो। बड़ी किस्मत वाली है मेरी दीप्ति, जो पंडित जी ने आशीर्वाद के तौर पर इसे चुनरी और सिंदूर दिया। किसी किसी को ही माँ के आशीर्वाद के तौर पर यह यहाँ से मिलता है। दीप्ति की मम्मी भाव विभोर होते हुए बोली, मम्मी पूजा तो हो गई ना, यह सब घर पर कर लेंगे, चलो ना, सचमुच भीड़ बहुत बढ़ रही है और लोगों को भी पूजा के लिए आगे आने दो। दीप्ति अपनी बात रखते हुए बोली, कैसी बात करती है दीप्ति, इसमें कितना टाइम लगेगा? और मंदिर में आकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पराग, इसका तो तुम्हें पता ही है ना बेटा, चलो चुनरी उड़ाकर थोड़ा सा सिंदूर लगा दो। एक ब्याहता स्त्री के लिए कितने सौभाग्य की बात है यह सब। और यह है कि पराग ने चुनरी तो दीप्ति को ओढ़ा दी, लेकिन सिंदूर उससे इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। वह पेसोपस में था कि क्या करे। उधर दीप्ति का भी बुरा हाल था, किस तरह से इस परेशानी से निकले। बेटा क्या सोच रहे हो, जल्दी से थोड़ा सा सिंदूर दीप्ति की मांग में भर दो। पराग कभी सिंदूर की तरफ और कभी दीप्ति की तरफ देख रहा था। रहने दीजिए मम्मी जी, माता रानी के आशीर्वाद को तो मैंने इसे ओढ़ा ही दिया और इसका असली सिंदूर तो मैं ही हूं ना। इसकी मांग का कहीं नहीं जाने वाला, मैं बहुत लंबी उम्र लिखवा कर आया हूँ ईश्वर के दरबार से। पराग माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए बोला, बेटा यह तो ऐसी ही थी, अब तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। यह सिर्फ साज श्रृंगार नहीं, हमारी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है। कितने भी आधुनिक व पढ़े लिखे बन जाओ, लेकिन अपनी सभ्यता को जरूर याद रखना चाहिए। पराग की बात सुन दीप्ति की मम्मी थोड़ा उदास होते हुए बोली। अपनी मम्मी को उदास देख दीप्ति बात संभालते हुए बोली, ओहो मम्मी, क्या बात बात पर सेंटी हो जाती हो। मम्मी आजकल के सिंदूर मिलावटी होते हैं, इसलिए मैं केवल लिक्विड सिंदूर लगाती हूँ और कुछ नहीं। पराग, सिंदूर से हल्का सा टीका मेरे माथे पर लगा दो, मम्मी का मन रह जाएगा। पराग ने सिंदूर से हल्का सा टीका दीप्ति के माथे पर लगा दिया। लाल चुनरी और माथे पर सिंदूर का टीका दीप्ति को एक नव ब्याहता के समान रूप दे रहा था। दीप्ति की मम्मी का मन तो अपने सामने दामाद के हाथों से बेटी की मांग में सिंदूर सजा देखने का था, लेकिन अपनी बेटी की जिद की को वो जानती थी, इसलिए इतने में ही संतोष कर लिया। आज तो बहुत समय लगा दिया मंदिर में। घर में घुसते ही दीप्ति के पापा ने पूछा। हाँ, मंदिर में भीड़ बहुत थी। दीप्ति की मम्मी दो टूक जवाब दे अंदर चली गई। पत्नी का मिजाज भांपते हुए दीप्ति के पापा ने इशारे से दीप्ति से पूछा तो दीप्ति मुस्कुरा के बोली, कुछ नहीं पापा, बस वही पूजा पाठ। हाँ हाँ, पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है,
बाप पर गई है बिल्कुल। इन्हें भी बिल्कुल भी रुचि नहीं है और इसे भी नहीं है। चलो, यहाँ तो मैं थी, लेकिन वहाँ वहाँ मैं हूँ ना मम्मी जी, आप परेशान क्यों होती हो? मुझे तो बचपन से ही पूजा पाठ में हमेशा रुचि रही है। और हाँ, व्रत भी रखता हूँ मंगलवार व नवरात्रों के। मेरी पूजा पाठ का ही प्रताप है कि मुझे इतनी सर दीप्ति को अपनी तरफ घूरता देख पराग बात को पूरी करते हुए बोला, इतनी होनहार बीवी मिली है। भगवान जी भी बैलेंस बनाकर चलते हैं मम्मी जी। पराग दीप्ति की तरफ देख शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुन दीप्ति की मम्मी के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो भाग्यवान, अब नाश्ता पानी भी दे दो, या बातों से ही पेट भरोगी आज? हाँ हाँ, बस ला रही हूँ। तैयारी तो मैं करके गई थी, 5 मिनट लगेगी। कहते हुए दीप्ति की मम्मी किचन में चली गई। मम्मी, मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, तू अपने पापा के साथ बैठ। मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं, बस अभी आई। वैसे भी 15 दिन के लिए ही तो तू आई है, क्या तुझसे काम करवाऊंगी? मम्मी, कैसी बात कर रही हो आप? अब क्या मैं मेहमान हो गई? पहले भी तो आती थी तो आपकी हेल्प करती थी ना। फिर अब? बेटा, शादी के बाद बेटियां मेहमान ही हो जाती हैं। दीप्ति की मम्मी उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली। पापा, सुन रहे हो मम्मी क्या कह रही हैं? क्या मैं इस घर की मेहमान हूँ? ये घर मेरा नहीं। बेटा, सारी बातें मत सुनाकर अपनी मम्मी की। यह घर पहले भी तेरा था और अब भी। दीप्ति के पापा उसे प्यार से देखते हुए बोले। यह हुई ना अच्छे पापा वाली बात। अभी मैं 2 मिनट में कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर आराम से नाश्ता करूंगी। क्या बुराई है इन कपड़ों में? इतनी तो सुंदर लग रही है। ऐसे ही रहे, पड़ोसी आएंगे तुझसे मिलने के लिए तो लोअर टी शर्ट में अच्छा लगेगा क्या? क्या मम्मी, पहले भी तो मैं लोअर टी शर्ट में ही रहती थी, और फिर अब क्या परेशानी है इसमें? पहले तेरी शादी नहीं हुई थी, समझी? हर छोटी छोटी बात इसे समझानी पड़ती है। दीप्ति की मम्मी किचन में नाश्ता बनाते बनाते ही बोली। ये क्या बात हुई भला? मैं क्या ससुराल में हूँ जो सूट साड़ी पहन कर रखे? दीप्ति मुंह बनाते हुए बोली। पराग तो मुझे कभी कुछ भी नहीं कहते इन सब के लिए। दीप्ति पराग की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली। मैं अगर कहूँगा तो तुम मानोगी भला? पराग चुटकी लेते हुए बोला। मानने की बात होगी तो मानूंगी, ऐसे ही थोड़ी ना हर सही गलत बात तुम्हारी मान लूंगी। कहते हुए दीप्ति अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने जब उसकी नज़र अपने माथे पर लगे सिंदूर पर पड़ी, तो जाने क्यों ना चाहते हुए भी उसका हाथ एक बार उस बिंदी की तरफ चला गया। ऐसा लग रहा था मानो पराग ने अपना प्यार उसके माथे पर अंकित कर दिया हो। उसने पास में रखी वह चुनरी उठाई जो उसे मंदिर में मिली थी और खुद ही अपने सिर पर ओढ़ ली। फिर खुद को आईने में निहारने लगी। दुल्हन ही तो लग रही थी वह, उस लाल सितारों जड़ी चुनरी में। दुल्हन, पराग की दुल्हन। हाँ, पराग की दुल्हन। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उन लम्हों को महसूस करने लगी। दीप्ति, पराग बेटा, जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। अपनी मम्मी की आवाज़ सुन दीप्ति हसीन ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकली। उसने एक बार फिर से खुद को आईने में देखा, और यह क्या, पराग पीछे बैठा उसे गौर से देख रहा था। तुम कब आए? दीप्ति अपनी छेप को गुस्से में छुपाते हुए बोली। जब तुम दुल्हन बनी खुद को आईने में निहार रही थी। वैसे दीप्ति, सचमुच तुम लाल चुनरी में दुल्हन नजर आ रही हो, और यह माथे का लाल सिंदूर तुम्हारे रूप की आभा को और निखार रहा है। पराग उठकर उसके करीब आया और आईने में उसे देख मुस्कुराते हुए बोला। सच कह रहा हूँ मैं। कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। ओह, कितने सुंदर लग रहे थे दोनों, कितनी सुंदर जोड़ी। हाँ, पराग दीप्ति की जोड़ी। सोचते हुए दीप्ति का चेहरा चुनरी के समान लाल हो गया। दीप्ति, कितना टाइम लगेगा? आ जाओ, पराठे ठंडे हो रहे हैं। अपनी मम्मी की बात सुन उसने जल्दी से चुनरी को एक तरफ रखा और कपड़े बदलकर बाहर आ गई। दिन में दीप्ति के आस पड़ोस वाले उससे और पराग से मिलने के लिए आए। सभी ने उन दोनों की सुंदर जोड़ी की जमकर तारीफ की और बड़े बुजुर्गों ने दोनों को भर भर कर आशीर्वाद दिए। उनके जाते ही दीप्ति की मम्मी ने उन दोनों की नज़र उतारने लगी। क्या मम्मी, आप भी ना? हम क्या बच्चे हैं जो हमारी इस तरह नज़र उतार रहे हो? और ये नज़र कुछ नहीं होती, तू तो रहने ही दे, सब कुछ यही है।
और वाकई में ही मेरी बेटी और दामाद जैसी जोड़ी इस पूरे मोहल्ले व रिश्तेदारों में किसी की नहीं। न जाने कौन किस नज़र से देख रहा हो। दीप्ति की मम्मी उनकी नज़र उतारते हुए बोली, अच्छा मम्मी, आज बहुत ही टाइट शेड्यूल कर दिया आपने। अब थोड़ा आराम कर लें। हाँ बेटा, आराम करो। जाओ पराग बेटा, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए होंगे। बैठे बिठाए क्या थकावट मम्मी, यहाँ सोने या अपनी थकावट उतारने नहीं आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। चलो ना, शाम को कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी मैंने यह शहर देखा नहीं है। हाँ बेटा, तुम दोनों घूम कर आओ ना। रात को तो हमारे शहर का नज़ारा देखते ही बनता है, तुम्हें पसंद आएगा। तुम दोनों से क्या मतलब मम्मी जी, हम सभी चलेंगे। हम दोनों तो वहाँ घूमते ही हैं, यहाँ पूरे परिवार के साथ घूमेंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों के साथ हम क्या करेंगे भला। हम तो वैसे भी ज़्यादा चल फिर नहीं पाता, थोड़े भी चले तो थकावट हो जाती है। तुम दोनों परेशान हो जाओगे हमारे साथ। दीप्ति के पापा हंसते हुए बोले, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, लेकिन चलेंगे सब साथ, वरना कोई नहीं। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना दीप्ति। पराग दीप्ति की तरफ देखते हुए बोला। दीप्ति ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद दीप्ति तो अपने कमरे में आराम करने आ गई, लेकिन पराग वहीं बैठे उसके मम्मी पापा के साथ बातें करने लगा। उन सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें कमरे में आ रही थी। अपने मम्मी पापा के प्रति पराग का इतना लगाव, अपनापन व फिक्र देख दीप्ति को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी यह अच्छाइयाँ व नेकियां धीरे धीरे दीप्ति को पराग के करीब ला रही थी। दीप्ति के दिल के किसी कोने में छुपा पराग के लिए प्यार अब धीरे धीरे उसे अपने रंग में रंगता जा रहा था, और अब वह खुद को इस रंग में डुबो लेना चाहती थी। आज रात अचानक खुसर फुसर की आवाज़ सुन दीप्ति की आंखें खुली। उसने सोफे की तरफ देखा तो वह खाली था। उसने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन पराग कहीं नहीं था। वह उठकर जब बालकनी की तरफ गई तो देखा पराग किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। नहीं, मैं नहीं आ सकता। हाँ, पापा बीमार हैं तो आप उन्हें हॉस्पिटल दिखाइए ना, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। मम्मी प्लीज़, मैंने कितनी बार कहा है पापा के लिए मेरे पास फ़ोन मत किया करो। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो गई है, मैं फ़ोन रखता हूँ। पराग बात खत्म कर जैसे ही पीछे मुड़ा, अपने पीछे दीप्ति को खड़ा देख वह एकदम से सकपका गया। फिर थोड़ा संभलते हुए बोला, यार तुम ऐसे अचानक पीछे आकर मत खड़ी हो जाया करो, किसी दिन हार्ट अटैक करवा कर मानोगे मेरा। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो एक दोस्त का फ़ोन लगा दिया था। दोस्त को मम्मी कहते हो क्या? नहीं, उसकी मम्मी को मम्मी कहता हूँ। और कुछ? पराग अंदर आकर सोफे पर लेटता हुआ बोला। इसी के साथ कहानी के इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।